अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट आवर में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, जुमे को कौमी असम्बली का 7वां सेशन जो है दूसरा मिनी बजट मंजूर कराए बगैर ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब कौमी असम्बली में जिस तरह हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुज़ाहिरा किया इमरान खान के हवाले से, जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसके प्रोटेस्ट में जो जवाब दिया गया नईमुल हक की जानिब से, जिसने जलती पर तेल का काम किया, और उसके बाद इन रिएक्शन जो अपोजिशन इस वक्त कह रही है कि जिस तरह से अब वो ऐवान को चलने नहीं देंगे या जिस तरह की बातें भी हमें सुनाई दे रही है, ये सब कुछ हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, असल मकसद क्या था, कौमी असम्बली के उस इजलास में होना क्या था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जिम्मेदारी थी उस पर हम बात करेंगे। हम अगर बात करते हैं कि हिज़्ब इक़्तिदार जो है उसको शायद इक़्तिदार की सिर्फ चाहत है, लेकिन जो एक कौमी असम्बली का जो लिहाज, जो इज़्ज़त, जो तकरीम है, वो हमें अगर नज़र नहीं आती तो हमें दूसरी तरफ से भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ही हार्श साइड में बात कर रही हूँ, लेकिन जब हम देखते हैं जो कुछ उस फ्लोर पर होता है और जो कुछ वहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हो, जब ये सब कुछ नहीं होता तो फिर ऐसे ही जुमले सुनने को मिलते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम था कि वो मिनी बजट को सुनती, उस पर अपनी राय देती, कुछ अपने पॉइंट्स देती, कुछ प्रोडक्टिव काम होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमेशा की तरह। चले, लेकिन अब हम देखते हैं कि करना क्या है आने वाले वक्त में। शायद हम कुछ अपने प्लेटफॉर्म से उनको कोई मशवरा दे सकें कि अब आने वाले वक्त में शायद वो अगर ये तरीका कार इख्तियार करें तो फिर शायद आपकी संजीदगी के आलम को देखते हुए शायद अगले आने वाले इलेक्शन में अवाम जो है आप पर एतबार करे। इस वक्त तो हम देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो तोती है वो बड़ा बोलता है जवानों में, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामान का जो फ्लोर है उसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, हम चाहेंगे कि वो उस मकसद के लिए इस्तेमाल हो। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें पंजाब हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी पर जो इजहार किया गया है, कहा गया है कि गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी है। इससे पहले हमने साबिक चीफ जस्टिस साहब के कमेंट्स भी सुने थे सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने कहा था कि पंजाब हुकूमत कुछ काम नहीं कर रही। इंतहाई मायूस नज़र आए थे वो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से। क्या हो रहा है असल में, क्या मसाइल क्या है, वज़रा क्यों नहीं कोई कारकर्दगी दिखा पा रहे? क्या इसकी वजह क्या ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही? क्या वज़ीर आला साहब जो है वो इस कदर मजबूत नहीं है या नाकाम है, जो आजकल हम बहस सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर हर आए दिन, क्या ये वजह है? या फिर वो बहुत से उम्मीदवार जो वज़ीर आला के लिए हमें दिखाई देते हैं, हम बार बार सुनते हैं कि शायद वो और शायद वो, ये खींचा तानी है, क्या है, क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही पंजाब हुकूमत? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे उस हकीकी तब्दीली की जो हमने देखी वज़ीरिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा ISPR की जानिब से हमने सुना, जो बातें उन्होंने कही, लेकिन ऑन ग्राउंड्स लोगों ने जो वहाँ पर देखा, और ख़ास तौर पर समी इब्राहिम साहब जो है हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, वो भी मौजूद थे उनके साथ, और उन्होंने जो आंखों देखा वहाँ पर हाल हमें बयान करेंगे आज यकीनन हमारे प्रोग्राम में, बताएंगे कि पहले और अब में कितना एक फ़र्क है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि फ़ौज ने तो अपना भरपूर किरदार अदा कर दिया, अब हुकूमत की इंतज़ामिया की बारी है, अब उनका इम्तिहान है, और अब हम देखेंगे कि वो किस तरह से डिलीवर करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। हमारे मेहमान हम बताते चले, हमारे साथ राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है, समी इब्राहिम साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से, महमूद रशीद साहब सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, और सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अच्छा, ज़रा बात कर लेते हैं जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ। अब्दुल कयूम साहब, आपकी तरफ ज़रा पहले आ जाते हैं। जो कुछ इमरान खान साहब या PTI करती रही, जो आप लोग पहले तनकीद करते रहे, वही सब कुछ हमने देखा कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर आप लोगों ने भी किया, करते भी रहे, लेकिन बहुत ही शदीद रद्द अमल, और आपने तो मुझे लगता है कि जवाब ही दे दिया इमरान खान साहब को कि अब वो ना आए और वो जस्ट होंगे ना आने में। नहीं, देखो, पॉलिटिशियंस जो है पार्लियामेंट के फ्लोर से नहीं डरते। इमरान खान साहब को जरूर आना चाहिए और ये बातें सुननी चाहिए और फिर खड़े होके अपना जवाब देना चाहिए, जो कि पूरी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर जाता है। प्राइम मिनिस्टर जो बात कहता है, और वहाँ अगर कोई ऐसी बात है जो कि दलील पे मबनी नहीं है तो ये अच्छी दलील दे के साबित करें। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि हमारी पार्लियामान के अंदर शाइस्तगी का इजहार बड़ा जरूरी है, और इसकी इब्तदा अनफॉर्चुनेटली देखें अपोजिशन हुकूमत ने की मुख्तलिफ मौकों के ऊपर। पहले 2-3 महीने तो डाकू चोर के अलावा कोई जबान इस्तेमाल ही नहीं हुई। उस दिन भी शहबाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे पिछली दफा, तो पिछली किसी ने गाल ही दी है बाकायदा, जिससे वो उठ के चल पड़े और वो बाहर निकले। तो मेरा मतलब है ये चीजें ठीक नहीं है।
अभी जिस दिन बजट पेश हुआ है तो उस दिन पॉइंट ऑफ आर्डर के ऊपर वो खड़े होके उन्होंने बात साहिवाल की क्योंकि ये इस्तेहकाक है लीडर ऑफ द हाउस का, लीडर ऑफ द अपोजिशन का, कि किसी वक्त भी वो खड़े हों, स्पीकर हो या चेयरमैन सेनेट हो, वो उसको ऑनर करता है कि आप बोलें, वो जितनी बोलना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं। और फिर अगर लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना व्यू देते हैं या वाइस वर्सा होता है। तो वो उन्होंने उस दिन वो बात की। बाकी सेनेट के अंदर ये बजट पेश हुआ, मैं सबसे पहला अब्दुल कयूम साहब वो बातें आप हज़फ तो ना करें ना, चले हम तो नहीं सुनवाएंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप भी ना बताएं, लेकिन ऐसा तो हुआ ना, वहां सबने सुना, कोर्ट हुआ, लोगों ने सुनवाया अपने प्रोग्राम्स में, जो कुछ वहां पे कमेंट किए गए या वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो कुछ कहा गया, आप समझते हैं वो मुनासिब था? और आप कहते हैं कि आना चाहिए, पॉलिटिशियंस को बोलना चाहिए। इमरान खान साहब बोले तो वो तब ना जब बोलने दिया जाए। ये जरूर देखें, बोलने का मौका होता है हर हालत में। प्राइम मिनिस्टर को कौन स्टॉप कर सकता है, लेकिन वो आए भी कभी नहीं। वो जब पहली बार आए थे, जो आप लोगों ने उनके साथ सलूक किया, और अब जो आपने दूसरी बार किया उसके बाद, चलो ठीक है, हम महमूद रशीद साहब की तरफ भी आते हैं। मैं आपकी तरफ भी अभी वापस आऊंगी। महमूद रशीद साहब, आप क्या कहते हैं कि जिस तरह का रवैया इस वक्त अपोजिशन का हमने पार्लियामान के फ्लोर पे देखा, वही रवैये हम आपके भी देख चुके हैं। गैर मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल दोनों जानिब से ही होता है, तो क्या इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि पार्लियामान का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया जाए, ये लपेट दिया जाए बिस्तर, ज़रूरत ही नहीं है, जो करना है करें, नहीं होता काम तो सदारती निज़ाम सब कुछ मौजूद है? मेरा ख्याल है जी कि ये दोनों इतराफ़ से पेशेंस का मुजाहरा किया जाना चाहिए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पिछले 2-3 इजलासों के अंदर जिस तरह से किया, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब रवैया था। हिज़्ब इख्तिलाफ जो है उसका लीडर भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात भी कर सकता है, उसको मौका भी मिलता है, लेकिन अगर आप सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत और सिर्फ नेगेटिव चीज़ को लेके आप इस तरह वहाँ पर बात करेंगे तो हुकूमत का, स्पीकर का भी कोई प्रोरोगेटिव होता है, जो कायदे ऐवान है उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर आप ऐवान के अंदर जब कायदे जो है ऐवान आए वज़ीर आज़म और आप उनको एक लम्हा भी बर्दाश्त ना करें, ना उनकी बात सुने, और जिस अंदाज के साथ इस दफ़ा हुआ असद उमर ने जब यहाँ पर माशी इस्लाहात के पैकेज के ऊपर और इस्लाहात के ऊपर जो बात की, उसके दौरान जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा, तो ये किसी तौर पर भी पसंदीदा बात इसको नहीं कही जा सकती। स्पीकर की तरफ से हत्तल वसा कोशिश की गई कि ऐवान के अंदर जो इस तरह की तलखी है या ये जो हदूद व क़यूद को तोड़ा जा रहा है, क़वायद व ज़वाबित की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, उस पर किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। मैं ये समझता हूँ ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, और इसमें किसी हद तक मैं समझता हूँ कि हमारे जो जज्बाती और जोशीले अरकान असम्बली हैं उनका भी हिस्सा होगा, लेकिन ज़्यादातर ये भी आप मानते हैं ना? मैं कह रहा हूँ कि किसी हद तक इनका भी हिस्सा होगा, लेकिन मंजे हुए लोग हैं, खुर्शीद शाह हैं या शहबाज शरीफ हैं या इनकी साइड पे दूसरे जो लोग हैं, उन सबको थोड़ा इसमें संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। और महज ये कि ना मैं खेलूँगा ना खेलने दूँगा, ये रवैया जो है ये काबिल सताइश नहीं है। अच्छा, महमूद रशीद साहब ये बताइए ना, ये बताइए कि चलिए ये जहाँ तक आप बयान कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, दोनों तरफ से ही होता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। नईमुल हक साहब ने जो ट्वीट किया, चले वो भी हमने देखा, उसका आगे रिएक्शन जो अपोजिशन ने कहा वो भी हमने देखा, लेकिन इस वक्त इजलास का मुलतवी किया जाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, ये एक तरह से आप उनको दोबारा से नहीं बता रहे प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, वो एक थ्रेट वाला रवैया, वो एक इस तरह का रवैया आप समझते हैं कि ये देर पा होगा? पहले आप लोग की ना कमेटियां काम कर पा रही हैं, ना आपकी असेंबलियों में कुछ काम हो पा रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा। आप लोग अगर इस तरह का रवैया रखेंगे तो आपको लगता है कि ये काम आगे चल पाएगा? देखिए, ये एक हद तक ही जो ट्रेरी बेंचेस हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ये नहीं होता कि अनलिमिटेड टाइम के लिए वन साइडेड हम जो है वो सब कुछ बिछाते रहें, हाथ आगे बढ़ाते रहें और अपोजिशन की तरफ से हमारा हाथ हमेशा झटक दिया जाता रहे। ये वन साइडेड स्टोरी नहीं चलती। अगर स्पीकर ने आउट ऑफ द वे जाके, हमारी पार्टी के अंदर एक बड़ी शदीद ये राय थी कि शहबाज शरीफ को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके यहाँ पर नहीं बुलाना चाहिए,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये स्पीकर की कोशिशों की वजह से उसने ट्रेजरी बेंचेस को ये मजबूर किया कि यहाँ हाउस को पुरअमन तौर पर चलाने के लिए जरूरी है कि आप उसको ले आए अपोजिशन लीडर को। समीर इब्राहिम साहब न्यूट्रल एक राय ले लेते हैं। समीर इब्राहिम साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह अभी इन्होंने फरमाया कि एक हद तक ही फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है हिज़्ब इख्तिदार जो है, इज ही राइट इन सेइंग दैट? क्योंकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो नहीं जाना ना, वो ये हुकूमत अफोर्ड कर नहीं सकती, नंबर वन। नंबर टू, कि जिम्मेदारी बनती क्या इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की और हिज़्ब इख्तिदार की? देखें, एक बात तो ये समझें कि लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, इलेक्शंस हुए, उसमें एक पार्टी इलेक्शन जीत के कौमी असम्बली में आ गई। अब उस इलेक्शन का जो एक बुनियादी जो मैनिफेस्टो दोनों जमातों का था, इमरान खान साहब ने कहा कि करप्ट लोगों को पकड़ेंगे, पाकिस्तान का पैसा वापस लेके आएंगे, और ये जो पार्टियां, दोनों बड़ी पार्टियां हैं माजी की, ये करप्शन करती रही। और इमरान खान साहब के मुकाबले में ये तहरीक चलाई गई कि जनाब ये फ़ौज के नुमाइंदा हैं और ये इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। अब जब इलेक्शन हो गया, उसके बाद ये इलेक्शन इमरान खान ने जीता कि वो तहरीक के पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो बंदे, वो लीडरशिप जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, उनके खिलाफ वो करेंगे तहकीकात और उनसे पाकिस्तान की दौलत लूट के लेके आएंगे। कौमी असम्बली रूल्स के तहत चलाई जाती है, एक कमेटी बनती है, उसके जितने भी उसमें पार्टी की मेंबर्स की तादाद उसमें आती है, उसमें इलेक्शन में जो आता है, इलेक्शन में जिसके पास अक्सरियत है वो बन जाता है। ये कहना कि जी अपोजिशन नहीं आ रही थी तो कमेटियां नहीं बन रही थी, कमेटियां बना देनी चाहिए थी। अगर उसमें अपोजिशन नहीं आती, उसका ये राइट था, वो ना आए। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आपने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। सिंध असम्बली में तो पीपल्स पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाने नहीं चाहती, लेकिन कौमी असम्बली में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बनवा दिया, पहले वजारत उज़्मा का वोट नहीं दिया। अब ये जो कंप्रोमाइजेस तहरीक इंसाफ ने किए ना, ये बुनियादी वजह है। अपोजिशन ये सारा शोर इसलिए मचा रही है, ये कोई इसलिए नहीं था कि जी नईमुल हक ने ट्वीट दे दिया, किसी और ने कुछ कह दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मसला यह है कि उनकी क़यादत पर करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं, मुकदमे हैं, पीपल्स पार्टी वाले जेल में जाने वाले हैं, नून लीग के ऑलरेडी जेल में हैं। वो ये सारा मामला, सारी सूरत हाल क्रिएट इसलिए कर रहे हैं कि एनआरओ मिल जाए, हुकूमत जो है वो पीछे बैकआउट कर जाए। और जो इमरान खान के साथी हैं, जैसे अभी महमूद रशीद साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, उन्होंने ये कंप्रोमाइजेस करवाए हैं उनसे जो तहरीक इंसाफ के लिए जहर कातिल साबित होंगे। तहरीक इंसाफ लोग देख रहे हैं। अगर आपने देखे ना, वो आके शोर मचाते हैं अपोजिशन वाले, भाई ठीक है मचाएं शोर, नहीं बात करना चाहते ना करने दे, शोर मचाएं। गवर्नमेंट का काम यह है कि वो अपना लेजिस्लेशन जारी रखे, वोट की बुनियाद पर वो हर चीज मंजूर कराए, यही डेमोक्रेसी का असूल है। अब एक लोगों पर उनके ऊपर इल्जामात आप देखें ना, आप फिजिकल रिमांड में भी आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जनाब असद कैसर साहब ने। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होता कि तहकीकात के दौरान, फिजिकल रिमांड के दौरान। सही, बिल्कुल। अब आप इस निजाम को बचाएं जी, इसलिए कि अपोजिशन शोर मचा रही है। इस निजाम को चलना है पाकिस्तान बचाने के लिए, किसी करप्ट आदमी को बचाने के लिए नहीं। तो मैं तो एज ए न्यूट्रल, मेरी कोई हमदर्दी किसी जमात के साथ या मुखालफत किसी जमात के साथ नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं लोगों ने इलेक्शन में वोट दिए, मैंडेट दिया, तहरीक इंसाफ को चाहिए। किस बात की कंप्रोमाइज कर रही है तहरीक इंसाफ? हाउस अपोजिशन की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कौन होते हैं कि हम हाउस नहीं चलने देंगे? भाई तहरीक इंसाफ के पास अक्सरियत है, वज़ीर आज़म उनका है, और जी ऐवान चलाना है। भाई ऐवान क्या चलाना है? ये करके चलाना है कि छोड़ दे तहकीकात, ले आए सबको, इन्वेस्टिगेशन खत्म करके यहीं पर मिनिस्टर इनक्लेव में रखें, बड़े बड़े प्रोटोकॉल दें, 4-4 रेंजर्स की गाड़ियां खड़ी हैं वहां पे उनके साथ। तो ये अगर कंप्रोमाइज करते जाएंगे तो ये हिज़्ब इख्तिलाफ बढ़ती जाएगी। ये बिल्कुल, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी के ट्वीट से, किसी के कंडक्ट से। ये इनकी बका के लिए, ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अपनी लीडरशिप को बचाने की जंग। बज़ाहिर जो नजर आता है वो बिल्कुल ऐसी तस्वीर है जैसी आप बयान कर। अब्दुल कयूम साहब, जरा आप भी अपना कमेंट इस पे दे दीजिए। कितना एक फंडामेंटल राइट है और क्या यही इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? प्रोडक्शन ऑर्डर, अवाम के और कोई मसाइल नहीं? मिनी बजट पर बहस होना कोई ज़रूरी नहीं था, और अगर ज़रूरी है तो फिर क्या प्रोडक्शन ऑर्डर के पीछे ही लगे रहेंगे या फिर कुछ अमली कदम भी उठाया जाएगा? देखा, थैंक यू बीबी, मैं सारों की बातें सुनी है और मैं शुरू में भी ये कहा और अभी भी ये कहता हूँ, ये मियां महमूद रहमान साहब जो कह रहे थे ताली दोनों हाथों से बजती है, तो अगर पार्लियामेंट के माहौल को बेहतर करना है तो गुफ्तगू का अंदाज मुहज़्ज़ब होना चाहिए, पहली बात तो ये। नंबर 2, ये बात ठीक है कि तहरीक इंसाफ के जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था करप्शन का खात्मा करेंगे,
सब उसको वेलकम करते हैं, करप्शन का खात्मा। लेकिन उसमें ये उन्होंने नहीं लिखा कि करप्शन सिर्फ जो उनकी अपोजिशन की पॉलिटिकल जमातें हैं उनके अंदर ही करप्शन के केसेस को ढूंढेंगे और बाकी कहीं नहीं जाएंगे। करप्शन का खात्मा पूरे पाकिस्तान से होना चाहिए। और जब यहाँ आपकी सिलेक्टिव आप चुन के लोगों को आगे पीछे जो आपके रास्ते के रोड़े हैं पॉलिटिकल करेंगे तो उससे लोगों की एक्सपर्शन होगी। इस तरह मेरे भाई कह रहे थे चोर लुटेरे खा गए पाकिस्तान को। देखें, जब तक कोई बंदा कन्विक्ट नहीं हो जाता अपने लीगल प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, इनिशियल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नहीं कर सकते कि ये चोर है। मौका दीजिए अब्दुल कयूम साहब, ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा, ऊपर से एहतसाब शुरू होगा, बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे, पहले बड़े लोगों को पकड़ेंगे फिर छोटे लोगों को। ब्रेक की तरफ जाना है राना साहब, ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन। और ब्रेक से जब हम बात अपने दूसरे मौजू की तरफ चलेंगे जो कि पंजाब हुकूमत के हवाले से है और पंजाब हुकूमत में क्या कारकर्दगी है इनके वज़रा की, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत अब हमारा मौजू सुकन है और हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत के वज़रा की। जैसा कि आगाज़ में मैंने कहा, क्या वजह है कि डिलीवर नहीं कर पा रहे वज़रा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट जो है इसके मुताबिक पंजाब हुकूमत के वज़रा की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। अब इसमें बहुत सी रीज़न्स दी जाती हैं जिनमें से चंद एक चीदा हमने बयान किया और अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि वाकई ये वजह है। वज़रा जो है इस वक्त उनके इत्तेहादी या तो नाराज़ है पंजाब हुकूमत के, ये कोई वजह है, ब्यूरोक्रेसी वजह है, वज़ीर आला नाकाम है, या दीगर उम्मीदवार जो सामने लाइन में खड़े हैं, ताकत का मरकज़ जो है वो एक नहीं है, ये सब वजूहात है या इसके अलावा भी कोई वजह है? महमूद रशीद साहब, क्या वजह है, आपको क्या नज़र आता है? बज़ाहिरन आप तो इससे इनकार नहीं कर कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी होनी चाहिए थी वो अभी तक उस तरह की दिखाई नहीं दे रही। मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक नहीं करता कि पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वो नज़र नहीं आ रही। अच्छा। और ना मैं इस बात में कोई सदाकत या हकीकत है कि कितने उम्मीदवार हैं जो लाइन में खड़े हैं और ताकत का कोई एक मरकज़ नहीं है। मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार ज़बरदस्त तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं। हमारे यहाँ तमाम जो बुज़रा हैं वो अपने शोबे के अंदर। लेकिन इत्तेहादियों के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे हमेशा होते आए हैं, वो कोई अनहोनी बात नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर ये चलता रहता है। किसी जगह कोई नाराज़गी हो गई, उस नाराज़गी को कोई उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, कोई शिकायत हो गई, उन शिकायत को दूर कर लिया गया। लेकिन खुदा न खा कोई इस तरह की नाराज़गी या इस तरह की सूरत नहीं है कि हमारे इत्तेहादी को शायद हमसे अलग होने जा रहे हैं। हम सब की बका इसी में है कि सब हम इकट्ठे रहेंगे। छोटे मोटे जो गिले शिकवे होते हैं वो चलते रहते हैं। तमाम जो हमारे वज़रा हैं भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे हैं और पिछले 3 माह से 100 डेज़ की पूरी तरह से प्लानिंग की है तमाम वजारतों ने और भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का अभी बाहर मंजर आम के ऊपर काम आना शुरू हो गया है, बाकी अभी पाइपलाइन में है। आइंदा चंद माह के अंदर, चंद हफ्तों के अंदर, बल्कि आप देखेंगे कि हर वजारत जो है वो अपने अपने शोबे के अंदर ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल इनकलाबी किस्म की तब्दीलियाँ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे। और आम आदमी की ज़िंदगी के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं तमाम वजारतों के अंदर उनको ईज़ आउट करने के लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम हम लिए हुए हैं। मैं अपनी वजारत की बात भी कर सकता हूँ और कई वजारतों की बात भी कर सकता हूँ। मेरे पास हाउसिंग का डिपार्टमेंट है। हमने जो प्राइम मिनिस्टर का हाउसिंग प्रोग्राम है उसके तहत आज हमने 3 शहरों में लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को घर दे रहे हैं। 3 मरला 5 मरला के घर बना के अगले महीने 4 मज़ीद शहरों के अंदर 20,000 यूनिट बनाने जा रहे हैं। इसी तरह से बाकी हमारे यहाँ जो है ना, उससे तो सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज नाला नजर आई। आपको लगता है वहां पर अभी तक कुछ काम या कोई इनिशिएट कुछ हुआ है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पिछले 10 सालों में जो इन शोबाजात के अंदर था वो कोई इस तरह की दूररस तब्दीली जो है ना वो चेंज नहीं आई थी और अदारों को काम करने का मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल पर्सनल पसंद नापसंद के ऊपर एक शख्स जो है मियां शहबाज शरीफ, उनके इशारे पे या हमज़ा के ऊपर पूरे डिपार्टमेंट वो काम करते थे।
अब हम रियल सेंस के अंदर इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड कर रहे हैं। अदारों की तबाही हुई है पिछले 10 सालों के अंदर, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। बहुत सी चीजें हमने कर ली हैं, जो थ्योरेटिकल प्लानिंग की हद तक जो चीजें थी, अब उसका प्रैक्टिकली उसका जो है ना सम्राट आते आते थोड़ा टाइम और लगेगा। आप कह रहे हैं थोड़ा टाइम और दीजिए। समी इब्राहिम साहब, आप क्या समझते हैं, जो बातें अभी महमूद रशीद साहब कर रहे हैं, आप उनसे एग्री करते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये कि जो ऑन ग्राउंड हमें नज़र आता है, क्या वो भी सही है? उसमें से भी कुछ सच है कि सब गलत है? देखें, महमूद रशीद साहब वज़ीर हैं सूबाई काबीना में और ख़ुद बड़े इज़्ज़तदार आदमी हैं, तो उनका काम है अपनी हुकूमत को, अपनी काबीना को डिफेंड करना। इसलिए वो तो उन्होंने तो जो कहा वो सही कहा, लेकिन मेरा कुछ उससे इख्तलाफ है, इसलिए कि पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस अगर है तो अभी मैं अगर सवाल करूँ तो क्या है पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस? ये साहिवाल वाला वाक़या हुआ और उसमें वज़ीर 2 दिन के बाद भी आके राजा बशारत साहब ये कह के गए कि 100% दुरुस्त ऑपरेशन था जी, 100% दुरुस्त ऑपरेशन था। फिर उसके बाद जिस तरह से उनके जो लवाहिकीन हैं वो बता रहे हैं, कोई हमें जो इमदाद के बयानात थे वो सिर्फ अखबारी बयानात हैं, कोई मिलने के लिए नहीं आया। वो जुडिशल कमीशन बनाने का कह रहे हैं, उनको JIT पर कोई इत्मीनान नहीं है, ये JIT पे ही इंसिस्ट कर रहे हैं। फिर एक मैं और बात करता हूँ, पूरी कौम ने सुना, वही हमारे जो वजीर कानून है, वो रावलपिंडी में एक हॉस्पिटल के प्रोफेसर को, इंचार्ज को, MS को ये कह रहे हैं कि इस लड़की को तब्दील करो, ये हनीफ अब्बासी की बेटी है और अगर नहीं करोगे तो तुम्हें मैं हटा दूंगा। इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी वादा किया कि हम लॉजिकल उसके कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। क्या हुआ उसका लॉजिकल कंक्लूजन? तो बहुत सारे एरियाज में परफॉर्मेंस होगी, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस हमें वैसे नजर नहीं आ रही। और मैं कतई तौर पर महमूद रशीद साहब की ये बात नहीं मानता कि वो कह रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के पास ही सारे इख्तियारात हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर बने हुए हैं स्पीकर साहब, क्योंकि इत्तेहादी गवर्नमेंट है, उनके अपने मसाइल हैं। और ये जो हमारे यासिर साहब का, हाफिज साहब का जो इस्तीफा है, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है मजीद वज़रा की इंडक्शन से कि काबीना में तो ये चीजें चलती हैं। सरवर साहब अपने, चौधरी साहब जी उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, ज़ात बिरादरी सब चल रही है साथ, तो ये नेचुरल है चीजें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ये हैं, लेकिन ये चैलेंजेस होते हैं। लेकिन डोमिनेट क्या फैक्टर कर रहा है समी इब्राहिम साहब? डोमिनेट क्या फैक्टर कर रहा है? क्या वजह, क्या हर्डल्स हैं इन सूबाई जो वज़रा हैं, ये जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वसाइल नहीं है, इनके हाथ में वो ताकत पावर नहीं है, या फिर वो जो दीगर वजूहात है वो है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरीन साहब, परफॉर्मेंस है, काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि 100% कोई स्टेलमेट आ गया, काम भी हो रहा है। लेकिन जो एक परसेप्शन था लोगों का कि ये गवर्नमेंट आएगी और इस तरह एक तब्दीली की लहर आपको हर तरफ नजर आएगी, वो नहीं हुई। मसलन मैं ये समझता था कि बिल्कुल एक ऐसा IG पुलिस वो तैनात किया जाएगा जो जात बिरादरी से बालतर होगा और जहां पर भी कोई बात होगी वो एक्शन वहां पर लिया जाएगा। और अगर किसी ने कोई गैर कानूनी बात ऐसी की जो मीडिया में रिपोर्ट हुई सबूतों के साथ, तो उस पर एक्शन आएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट भी माजी की गवर्नमेंट्स की तरह हर चीज को डिफेंड करती हुई नजर आ रही है, अपने हुकाम को नजर डिफेंड कर रही है, अपने जो फैसले हैं उनको डिफेंड कर रही है, वो बांधने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि वो जो सानिया साहिवाल के जो लवाहिकीन है वो कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाओ, गवर्नमेंट कहती है नहीं जी ये बड़ी अच्छी बात चल रही है। तो क्या फिर ये चीजों की वजह से वो जो एक आना था तासुर या इंप्रेशन कि हां वाकई तब्दीली आई, वो फील एब्सोल्युटली अच्छा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है और जो डिसीजन है वो को पता नहीं है कहां से फैसला होगा और कहां से फैसला आएगा। ये एक चीज है जिसको इमरान खान साहब को दूर करना पड़ेगा। बयान दे रहे हैं वो, लेकिन समी इब्राहिम साहब बहुत अहम फैक्टर है क्लैरिटी होना, विजन होना, विजन होने के बाद उसको अचीव करने के लिए सही रास्ते का इंतखाब होना। और राना अजीम साहब अभी जब गुफ्तगू कर रहे थे महमूद रशीद साहब तो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे, शायद वो तरक्की के जो काम जिनका कि वो जिक्र कर रहे थे उसके ऊपर भी वो शायद कुछ कॉमेंट करना चाह रहे हैं। राना साहब जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ वो जो 5 माह हुकूमत को अभी हुए हैं, जो हम शुरू में कहा करते थे अभी तो नई नवेली हुकूमत है, मेरे ख्याल से अब वो टाइम फ्रेम गुजर गया। अब मेरे ख्याल से अब वो वक्त है कि डिलीवरिंग एंड पर हमें अब कुछ नजर आना चाहिए। इज दैट सो? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि कुछ चीज़ें हैं जिसपे हमें मान लेना चाहिए। बस अगर हम ये कहें कि 5 माह में दूध की नहरें बहना शुरू हो गई तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये भी लेकिन बहुत कुछ, मैं कहता हूँ बहुत कुछ हो भी गया। आप देखें, आप इनको वो हुकूमत मिली है जहां पे एक चपरासी से लेकर एक सेक्रेटरी तक जो है वो साबका हुक्मरान जो है, जो साबिक इस पंजाब में रहे हैं, जिन्होंने 30 साल इस पंजाब में हुकूमत की है, उनके लगाए हुए हैं। वहां पर हर अदारे के अंदर सियासी भर्तियां मौजूद है, वहां पर अब तो ब्यूरोक्रेट भी सियासी है जो उनके वफा
वफादार हैं, उन सब से काम लेना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोगों को जिस तरह समी इब्राहिम साहब ने कहा बहुत तवक्कुआत थी, बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी कि रातों रात सब तब्दील हो जाएगा। लेकिन मामला यह है कि रातों रात तब्दील तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। मतलब सानिया साहिवाल का हम बार बार जिक्र करते हैं, अगर सानिया साहिवाल शहबाज शरीफ के दौर में होता, जो इससे बड़े सानिया हो चुके हैं, सब्जाजार का सानिया ले लें कि सब्जाजार से उठाकर किस तरह लोगों को मार दिया गया, शहबाज शरीफ उसमें मुलज़म थे, और सानिया माल्टोन ले लें, इसके अलावा 2 हाफिज़े कुरान भाई ले लें जो समराबाद के घर से उठाए गए थे, जिन्हें दिन दिहाड़े मार दिया गया था, इसलिए कि वो किसके कहने में मारा था, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमें देखना चाहिए होगा। उसमें कभी एक सब इंस्पेक्टर भी मुअत्तल नहीं हुआ था। इसमें कम से कम ये जरूर हुआ है कि कुछ लोग मुअत्तल भी हुए हैं, गिरफ्तार भी हुए, उन पे मुकदमा भी दर्ज हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ। लेकिन जो हम तवक्कुआत कर रहे थे, वो तवक्कुआत उस वक्त पूरी होंगी जब वाकई वज़ीर आला हाउस के अंदर से एक हुक्म आएगा, जब वहां पर प्राइवेट शख्स बैठकर हुक्म जारी नहीं करेगा, जहां वहां पर एक ऐसा ब्यूरोक्रेट बैठकर हुक्म जारी नहीं करेगा जो साबका दौर में मियां शहबाज शरीफ के बहुत करीब रहा था, जब वहां पर बैठकर महकमे हेल्थ का एक अफसर हुक्म जारी नहीं करेगा जिसका ग्रेड 9 है, जब वहां पर उस्मान मुस्तारी का हुक्म चलेगा, जब वहां पर उनके अहकाम चलेंगे, और जब हर महकमे में बैठे हुए शख्स जो है उनके नीचे जो उनके सेक्रेटरी हैं उनके अहकामात मानेंगे। देखें, पर जहां तक मियां महमूद रशीद साहब का तल्लुक है, वो एक मंजूर सियासतदान है, आप वो अपने मेरिट पे बात करते हैं, उनको तो अपना महकमा चलाना आता है। मियां सलमी इकबाल को अपना महकमा चलाना आता है, डॉक्टर यास्मीन राशिद किसी हद तक चला रही हैं, मुराद राज चला रहा है, लेकिन बाकी महकमों में जाके देखें, सेक्रेटरी बात सुनने के लिए गवारा नहीं है। इन्होंने कहा सेक्रेटरी खुली कचहरियां लगाएं, उनके कमरे तक कोई पहुंच नहीं सकता। बाकी ये सारी चीजें इसलिए है कि साबका हुकूमत ने बहुत कुछ इन्हें विरासत में दिया है, और विरासत में अपने वफादार ब्यूरोक्रेट भी दिए हैं, विरासत में अपने वफादार उन मुलाजमीन को मैंने कहा कि पीएम से लेकर ऊपर तक दिए हैं। जब तक उनको ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक एक हुक्म नहीं चलेगा, जब तक वज़ीर आला हाउस में बैठा वज़ीर आला ही सिर्फ के हुक्म पे काम नहीं होगा, तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। वहां पर आप ये कहते हैं कि ऊपर से मामलात खराब है, वो ठीक हो गए तो नीचे तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा महमूद रशीद साहब, आपको ऐसे लगता है, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ये बात करें कि ऐसा सब कुछ तो है ना पंजाब में, जो डिलीवरिंग एंड पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसकी बड़ी वजह यही अफसरशाही है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो निज़ाम है जो शायद वो छोड़ के गए, एंड एट द सेम टाइम जो ऊपर से मामलात जिनका कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें जो खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक वो फैक्टर इन्वॉल्व है, अगर आप मान लें तो? देखें, ये ब्यूरोक्रेट्स का गिला शिकवा ये अपनी जगह पे बजा है, ये सारी चीज़ें भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इतनी जल्दी जो एक्सपेक्ट कर लेना है कि दूध या शहद की नहरें आ जाएंगी, इतनी टाइम पीरियड में तो नहर खोदी भी नहीं जा सकती, किसी भी किस्म की खाला भी नहीं खोदा जा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं फिर दोबारा इस बात पे आऊँगा कि हमारे तमाम वज़रा बिल्कुल दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, और अक्सरियत वज़रा की जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ बड़े देर रस और देर रस किस्म के इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं जिसके असरात जो है आपको थोड़ा अरसा बाद नज़र आना शुरू होंगे। इसलिए ये परसेप्शन जो क्रिएट की जा रही है मीडिया की तरफ से, हमारे पास दोस्तों की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ ना कोई बदलने जा रहा है, ना कोई 3-4 कैंडिडेट हैं, ये सिर्फ मैं तो एक मिनिस्टर हूँ और पुराना एक सियासी कारकुन हूँ, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि 4-6 जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो चलते फिर रहे हैं और लाइन लगी हुई है और यहाँ को अफरा तफरी का आलम है। बिल्कुल भी नहीं, सब यकसू हैं और एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं ये मीडिया के अंदर और हवाओं में तो हम रोज़ सुनते हैं जी ये होने लगा, वो होने लगा। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके जो एतराज़ात गिले शिकवे सार आँखों पे, वो जैसे मैंने पहले कहा कि पॉलिटिक्स में अगर इत्तेहादी ना भी हो, विद इन दी पार्टी भी इस तरह के ग्रुप्स बन जाते हैं लाइक माइंडेड लोगों के कि जिनके एतराज़ात गिले शिकवे होते हैं। किसी को डेवलपमेंट के कामों का गिला शिकवा है, किसी को कोई और गिला शिकवा है, तो ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, इसमें चलता रहता है। ये कोई अब नॉर्मल अनहोनी बातें नहीं है। लेकिन कोई इस तरह की आप कहें कि फिजा क्रिएट हो गई है कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, तबाही होगी, हर तरफ मायूसी है, फ्रस्ट्रेशन है, बिल्कुल भी नहीं। हम सब पुरअज़म हैं और इंशाल्लाह थोड़ा आप टाइम दे, हर शोबे के अंदर आपको बेहतरी के साथ नजर आएंगे और आप कहेंगे कि ये डिलीवर कर रहे हैं। कुछ अच्छा चल रहा है। मीडिया की जो परसेप्शंस हैं, मीडिया जो कुछ दिखाता है वो सब कुछ झूठ है, बेबुनियाद है। नहीं देखें, हमने ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हैं, रशीद साहब कह रहे हैं। चले जी ठीक है, ये मैं कह रही हूं। हमने ये कहा है कि
मेरीन साहबा, हमने तो ये कहा था कि जब गवर्नमेंट आई तो एक जो तब्दीली महसूस की जानी चाहिए थी, जो लोग तवक्को कर रहे थे, वो तब्दीली का एहसास नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं काम बहुत सारे हो भी रहे हैं। नहीं, तब्दीली तो बड़ी आई है ना समीर इब्राहिम साहब, ये भी हैं। तब्दीली तो बहुत आई है, क्या बात कर रहे हैं आप? महंगाई, पैसा नीचे, कैसे तब्दीली आई है? अभी तक उतनी तब्दीली अभी तो और आनी है। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग समझ रहे थे, जो चाह रहे थे, उस अंदाज में एक तब्दीली की जो फील है वो नहीं आई। काम हो रहे हैं, मैं महमूद रशीद साहब की इस बात से मानता हूं, ये बात को कि बहुत सारे काम हो भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं इनकी, क्योंकि वो डिफेंड करेंगे अपनी गवर्नमेंट को और बड़े समझदार, और ये चंद उन वज़रा जो बहुत अच्छे वजीर हैं, ज़ाती हवालों से अच्छे आदमी हैं, मियां महमूद रशीद साहब वो हैं, तो इसलिए इनसे इख्तलाफ बहुत ज़्यादा करना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बात दुरुस्त है, इनकी वजारत में वाकई काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। और देखें ना, वो तो मानते हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि दोनों तरफ से काम जो सही और गलत हो रहे हैं, दोनों तरफ से। राना साहब, योर लास्ट कमेंट्स, आपने जो अभी मेंशन किए, जो हिकअप्स आपने कहा इस हुकूमत को दरपेश हैं, एट द सेम टाइम आप मानते हैं कि दूध की नहरें तो अभी नहीं, लेकिन खुदाई का काम किसी हद तक शुरू हो गया है? हाँ, ये हो चुका है, बिल्कुल हो गया, शुरू हो गया, और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इसके संवाद भी। We're on one page, हम सब एक पेज पर है इस मामले में। ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जब हम बातें हैं तो वो हकीकी और बुनियादी जो तब्दीली आई इस वक्त वज़ीरिस्तान में, और जो कुछ ऑन ग्राउंड देखा, समीर इब्राहिम साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने भी अपनी आंखों से जो कुछ देखा, वो भी हम अहवाल जानेंगे उनसे ज़रूर। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ISPR के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर जो हैं, वो गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों के हमरा शुमाली वज़ीरिस्तान गए। वहाँ पर जो कुछ देखा गया और जो कुछ पहले था, हम ज़रा उसका मवाजना भी करना चाहेंगे, और आगे क्या कुछ होना चाहिए। सिविलियन हुकूमत जो है उसकी अब क्या ज़िम्मेदारी है, फ़ौज ने जो अपना किरदार अदा किया उस पर भी बात करते हैं। लेकिन समीर इब्राहिम साहब, पहले आपकी तरफ आएंगे, ज़रा बयान कीजिएगा जो हालात वाक़यात हमने देखे हुए हैं, जो सुने हैं, वो तो कुछ ऐसे थे कि कितना एक मुश्किल होता था वज़ीरिस्तान के अंदर एंटर होना, कितनी एक जांच पड़ताल से गुजर कर वहाँ जाया जाता था, जो सड़कों का हाल था, जो हम वहाँ पे ग्राउंड्स की हालत देखते थे, सब कुछ वो सबको याद ही है। लेकिन अब इस वक्त आपने क्या देखा? देखिए महरीन, पहले जब भी जर्नलिस्ट वहाँ पे गए तो उनकी मूवमेंट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती थी, और उन्हें वो जो बुलेट प्रूफ वेस्ट है वो भी पहनाई जाती थी। इस तरह से वो उनको खुले आम हर तरह जाने की इजाज़त नहीं होती थी। लेकिन इस दफ़ा बड़ा एक प्लेजेंट फीलिंग थी कि वहाँ पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह नहीं पहनाई गई, और हम गाड़ियों में बैठ के जब निकले मीरान शाह में सबसे पहले कैंट से, तो चक्कर लगाया। फिर उसके बाद 2 मार्केट्स में हम लोग गए, और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग थे एक मार्केट में, और बिल्कुल खुलेआम हमने लोगों से बात की। और वहाँ पर लोगों ने जो अपने जज्बात का इजहार किया, उसमें वो बड़ा खुलकर बात कर रहे थे, जिससे ये एक हमें फील आई कि यहाँ पर कोई खौफ नहीं है किसी को, कोई जबर नहीं है कि ये बात कहनी है, ये बात नहीं कहनी। तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि बिल्कुल जी बहुत अच्छा है, अब ये मंडियाँ बन गई हैं, अमन अमान कायम हो गया। लेकिन लोगों ने कहा कि जी आमदोरफ्त नहीं हो रही अफ़गानिस्तान के साथ लोगों की, जिसकी वजह से ट्रेड नहीं हो रहा। फिर कुछ लोगों ने जिक्र किया कंपनसेशन का कि जनाब हमारी इतनी नुकसान हुआ था, हमें ये दुकानों का नुकसान था, पेट्रोल पंप्स हमारे तबाह हुए, उनके नुकसानात थे, तो वो हमें कंपनसेशन देने के लिए कमेटियाँ बनी, लिस्टें बनी। अब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, उससे हमें शुबा है कि ये डिले हो रहा है और हमें वो कंपनसेशन नहीं मिलेगी। और फौज के लोग सामने खड़े थे, बल्कि लोगों की कंप्लेंट पर हमने डीजी ISPR साहब से भी बात की, तो उन्होंने फिर ये वजाहत की कि ये जो बात कह रहे हैं ना कि आमदोरफ्त की बात, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि फेंस लग गई है। पहले तो यहाँ के खुला बॉर्डर था, जहां से मर्जी आप ले जाएं। हमने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं कि वो घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर गाड़ियों के पार्ट्स आ रहे थे, सारी इलीगल ट्रेड थी। उन्होंने कहा वो रुक गई है, अब टर्मिनल NLC उसको हैंडल कर रही है। और हम फिर वो जो गुलाम खान खेल जो बॉर्डर है, चेक पोस्ट है फाइनल अफगानिस्तान के साथ, वहां पर भी गए, और वहां पर NLC का टर्मिनल था, ट्रक्स आ रहे थे, लेकिन वही जिसकी अप्रूवल थी, टैक्स लोग पे कर रहे थे, और कस्टम्स की जिसको इजाज़त थी वो आ जा रहा था, आम आदमी नहीं आ जा रहा है। और फिर जो दूसरी बात थी कि लोगों को अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली, तो वो डीजी ISPR साहब ने उनके सामने कहा कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, और अब ये चीज़ आप लोगों की बातों में ना आए, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनेगी और फिर
उस लिस्ट में जो जो आएगा उसको वो सब कुछ हम मुहैया करेंगे। तो एक फील है। और मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूं, वहां पर जाकर ये एहसास हुआ कि ये जो पिछले 2-3 साल में 2 साल में पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी दहशतगर्दी के वाकयात अगर नहीं हो सके, तो वहां पर जो ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था कि वो जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं अब वो डिसरप्ट है, अब वो वैसे नहीं है बिल्कुल। अगर कोई उनके हमायती कहीं हैं भी सही तो वो अब्जॉर्ब हो गए हैं उस पॉपुलेशन में, और वो इस सकत में नहीं है कि कोई चीज़ वो प्लान कर सकें। और फिर जो फेंसिंग हुई है वहां पर हमने जाके देखा तो वो तकरीबन 2600 किलोमीटर का पाक अफगान बॉर्डर है और अब तक 800 किलोमीटर फेंसिंग हो चुकी है। इसकी जो टोटल कॉस्ट उन्होंने बताई वो 70 अरब रुपया है, लेकिन अगर आप इसका बेनिफिट देखें तो यकीन करें ये 70 अरब रुपया पीनट भी नहीं है। अब कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। और ये सिर्फ फेंस नहीं है। ऐसे वक्त में जब अमेरिकी फौज का वहां से इनखला होना है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो फेंसिंग जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, कुछ हमने अपने दीगर साथियों से जो अहवाल वहां का सुना, जिससे लोगों ने ये बताया कि वो इलाके जो अस्करियत पसंदों की तरबियत गाहें होती थी, वहां पे अब इतना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है जितना कि पूरे पाकिस्तान में नहीं आप कह सकते, इतना खूबसूरत वहां पे बना हुआ है। फिर उन्होंने उसका मवाजना हमारे यहाँ के कजाफी स्टेडियम से भी किया। फिर वो ये भी बताते कि वो जगहें जो बैतुल महसूद वगैरह के जो इलाके थे वहां पे जो सड़कें हैं, यानी कि मूवमेंट को कितना आसान कर दिया गया है। इस तरह के मनाजिर जो आपकी नजरों से गुजरे वो भी कुछ बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल। देखें, जो यूनुस खान स्टेडियम है ये बहुत बड़ा स्टेडियम है और ये वो कैंट के इलाके में है और वहाँ पर क्रिकेट मैच भी हुए, इंटरनेशनल क्रिकेटर भी आए। उसके सामने बिल्कुल एक और बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हैं और वहाँ पे आम आदमियों को जाने की इजाज़त है। बच्चे शाम को दर्जनों के हिसाब से वहाँ पर होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, भरपूर एक्टिविटी है। अच्छा, लेकिन जो असल जो एक और बात हमने देखी, जब हम मीरान शाह की मार्केट्स में थे तो एक नई मार्केट बनी है वहाँ पे, मीरान शाह मार्केट। अच्छा। तो वो जगह थी जहां पर सुसाइडल जैकेट्स बनती थी, जहां पर आपको हर तरह का असला मिलता था। अब वहां पर हमने बुक डिपो देखा, दानिश बुक डिपो मैंने देखा। सिंबॉलिक हो सकता है, लेकिन आप जरा इमेजिन करें तब्दीली कि जहां पर खुद कुछ जैकेट्स मिलती थी, बनती थी, ग्रेनेड्स थे, जहां पर बंदूकें थी, राइफल्स थी, अब वहां पर किताबें बिक रही हैं और लोग किताबें ले रहे हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की कई ब्रांचेस सुनने में आए वहां बनी है और बहुत कुछ वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज जो हैं, यानी कि बेसिकली लाइफ को अब बेसिकली वो जो आईडीपीज थे जिन्होंने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा, हम समझते हैं अब उनको आबादकारी के हवाले से पूरी कोशिश इस वक्त फौज के हवाले से की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी, फिर मैं आगे मूव करूंगी अपने दीगर मेहमानों की तरफ, कि जो एक्टिविटी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, आप समझते हैं कि ये सब कुछ अभी से फौज ने किया है, अपने फौजी जवान वहां पर लगाकर? एक तो हमने देखा कितनी कुर्बानियां दी है, उसका तो कोई बयान ही नहीं, लेकिन उसके बाद अब जो आबादकारी का मरहला है वो भी हमें वहां पे सिर्फ फौज करती नजर आती है, इंतजामिया का भी कोई रोल नजर आता है वहां पर? नहीं, देखें, फौज का वो जो वहां पर आप उसको ये समझेंगे, सबसे पहले आपने उस इलाके को होल्ड करना था, यानी उसको क्लियर करना था, फौज ने वो किया। उसके बाद वहां पर उसको रिहेबिलिटेशन है उसकी। अब उसके लिए सिविल और फौज मिलके काम कर रहे हैं और बिल्कुल वो दोनों सेम पेज पे हैं। आम लोग बहुत खुश हैं वहां पर, जो फाटा एजेंसीज का जो मर्जर हुआ है केपीके के साथ, और इमरान खान की इतनी सपोर्ट है वहां पर। ये मैं कहूंगा, जिस आदमी से भी मैंने बात की, कोई बच्चा था, बड़ा था, इससे लगता है कि केपीके में बहुत काम किया तहरीक इंसाफ ने, और वो लोग समझते हैं कि अब फाटा में भी होगा वो काम। तो वो सिविल इंतजामिया फौज के साथ मिली हुई है और ये जो आगे रिहेबिलिटेशन और इस सारा जो इलाका उन्होंने होल्ड किया उसको सस्टेन उस वक्त तक आप नहीं कर सकते जब तक सिविल इंतजामिया पूरी तरह वहां पर काम ना करे। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है ना, आप कह रहे हैं इंतजामिया साथ बिल्कुल मिलकर काम कर रही है, लेकिन हमने देखा कि आईडीपीज के मामले पे जैसे अब्दुल कादिर साहब को डिप्लॉय किया गया पीटीआई की जानिब से, उनकी एफिशिएंसी उस तरह से दिखाई नहीं दी गई, बल्कि नाकिदीन ये भी कहते रहे कि ये तो मुश्किल से 1-2 बार इस पूरे टेन्योर में बनू गए हैं। तो यानी कि एक ऐसा बंदा अगर कोई इंचार्ज बना दिया जाता, जो मुकामी होता, जो उनके हालात और वाकयात से आशना होता, तो वो बेहतर ना होता? तो ये भी तो एक एबिलिटी है ना जिसको एड्रेस होना चाहिए। नहीं, ये आप जो कह रही हैं हो सकता है बिल्कुल ऐसे ही हो, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं। मैं तो जो मैंने देख के आया हूं ग्राउंड पे, मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये उसमें अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो सारी की सारी चीजें हल हो रही हैं। और अब देखिए अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं, अब सिविल इंतजामिया का रोल बढ़ रहा है और फौज का कोई इरादा नहीं है किसी तरह का भी। वो तो बहुत खुश है कि ये सब कुछ हम सिविल इंतजामिया के हवाले करके वापस चले जाएंगे, फेंस पे कंट्रोल करेंगे, और इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान का खाली पड़ा हुआ है। तो मैं बस एक सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये सारी तनकीद वगैरह अपनी जगह पे जायज होगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमली तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान में आपको पीस नजर आ रहा है उसकी बुनियादी वजह उन इलाकों में सफाइयां हैं
और वो बहुत ज़्यादा सफाई की गई है वहाँ पे, अक्रॉस द बोर्ड की गई है। कोई फेवरेट नहीं रखा गया कि ये रखो और ये ना रखो, बिल्कुल उसको उड़ाया गया, अक्रॉस द बोर्ड किया गया। और अब लोगों में ये फीलिंग आ रही है बेसिकली वहां पर कि ये सफाई हो गई है और अब उन्होंने रिहेबिलिटेट होना। चलिए ठीक, सरप्राइज का जो एलिमेंट था जिस तरह सवात में ऑपरेशन के दौरान था वो यहाँ पर तो ना था, लेकिन ज़रब-ए-आज़म ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। अब मसाइल तो आगे यकीनन खड़े हैं, लेकिन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हम देखते हैं ऑन ग्राउंड्स वो बहुत हौसला अफजा हैं और हम पुरुम्मीद हैं कि आने वाला वक्त जो है बहुत बेहतर होगा, बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।